हेलो एवरीवन, श्रीराज आईएएस में आप सभी का स्वागत है और मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का परिक्रमा 365 डेज करंट अफेयर की इस क्लास में। तो देखते हैं आज के इस क्लास के हिसाब से कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिले, जो कि आने वाली 2027 की जो परीक्षा है, इवन 2026 की जो परीक्षा है, उसमें वो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, आइदर फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, आइदर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर एक स्कीम जो है वो बहुत न्यूज़ में है, दैट इज संकल्प स्कीम के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू नेट एफडीआई, ठीक है। तीसरा जो है वो कोर सेक्टर की ग्रोथ से संबंधित है, जिसमें आपका आईआईपी आता है, ठीक है। फोर्थ एक्चुअली एक एडिटोरियल है आज की द हिंदू में मेंटल हेल्थ पर, और यहाँ पर इंडिया पेस्टिसाइड इशू, अगर द हिंदू का लास्ट पेज देखेंगे तो वहां पर ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग एडिटोरियल, वी विल डिस्कस इन टूडेज करंट अफेयर क्लास, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संकल्प स्कीम की। देखो, हाल ही में हुआ क्या है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, सार्वजनिक खाता समिति जो है, उसका ये कहना है कि भाई जो ये पीएसी है, ये जो कमेटी है, ऐसा करते हैं, एक संकल्प स्कीम के बारे में जो उन्होंने बोला काफी नेगेटिव बोला। नेगेटिव ये बोला है कि भाई ये जो स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था, ये कह रही है पीएसी कमेटी और उसके चेयरमैन, ठीक है। तो हमारे दृष्टिकोण से मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ये जानना चाहिए कि जो स्कीम क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम से यूपीएससी आपसे सवाल पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम संकल्प स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम संकल्प स्कीम की चर्चा करें, है ना, संकल्प स्कीम की चर्चा करें, तो ये जो स्कीम है ये शुरू कैसे हुई थी, सबसे पहले किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ये है स्किल एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। मतलब ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम है, जिसको 2018 में जो है, कब शुरू किया गया था, 2018 में जो है इसको शुरू किया गया था। ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्ड एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के अंडर आती है। पहली बात ये पता होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है या केंद्र के द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंटर स्कीम है। तो याद रखना कि ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि भाई यहां पर कुछ हिस्सा जो है राज्य देंगे और कुछ हिस्सा यहां पर केंद्र सरकार देगा, जैसे 60-40 हो गया, नॉर्थ ईस्ट के केस में 90-10 हो गया, यूटीज के केस में 100% केंद्र सरकार इसका वहन करती है। सबसे बड़ी बात जो इस स्कीम की है दैट इज कि यहां पर जो टोटल बजट है, टोटल बजट जो है इस स्कीम का, टोटल बजट ऑफ दिस स्कीम इज अराउंड 4.5 थाउजेंड करोड़, यानी कि 4500, लगभग अप्रोक्स लग देता हूं मैं, 4500 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और मेजर जो फंडिंग है, ठीक है, मेजर जो फंडिंग है इज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक। किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने ज्यादातर जो स्कीम है वो दी है। तो 2018 से एक्चुअली ये चली थी 2023 तक, फिर इसको एक्सटेंड किया गया और इसको 2024 तक लेके आया गया। तो इसके बारे में चर्चा हो रही है कि भाई इसने उतना प्रभावी रूप से काम नहीं किया। अब इसकी बात करते हैं एम की, कि भाई इसको लाने के पीछे या इसको चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले कि भाई एक तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से संस्थागत, मतलब कौशल विकास को संस्थागत तरीके से सुदृढ़ करना है। तो कैसे सुदृढ़ करना है कि भाई जो है जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर, 3 लेवल पर, राज्य, जिला और राष्ट्रीय लेवल पर क्षमता का निर्माण करना है। यानी कि सबसे बड़ी चीज जो है वो है कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास। और कितने स्तर पर करना है, 3 स्तरों पर, 3 स्तरों पर करना है। और 3 स्तर कौन कौन से हैं, बेसिकली राष्ट्र है, राज्य है, राष्ट्रीय है, राज्य है, और राष्ट्र राज्य के साथ साथ आपका बेसिकली जिला लेवल है। ये 3 लेवल है जहां पर
जिला कौशल समितियों को काफी मजबूत करना है, उनको गठन करना है इस कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके बाद प्रमाणन प्रणाली का मानकीकरण, मतलब जो भी आप जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसका जो नेशनल नेशनल बेसिकली आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, इसको सार्वभौम करना, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल बनाना, इसके उद्देश्यों में ये है। और ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तीसरा ये है कि भाई इस स्किल डेवलपमेंट में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी भी बढ़ाना, महिलाओं की भागीदारी स्किल डेवलपमेंट में बढ़ाना, SC ST समुदाय की भागीदारी स्किल एंड डेवलपमेंट में बढ़ाना। ठीक है, तो ये वाली बात हमें करनी है, बट एज स्कीम में जैसे बताया गया कि भाई इस स्कीम को उस लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आपसे जब भी कोई स्कीम के बारे में पूछता है तो याद रखना यूपीएससी आपसे ही पूछता है कि इस स्कीम का क्या उस लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हुआ, या उद्देश्य क्या है, कौन सा ईयर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये तो रहा पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल, आइए दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं। दूसरा आर्टिकल क्या है? दूसरा आर्टिकल है आपका नेट एफडीआई इन इंडिया नेगेटिव फॉर फोर्थ स्ट्रेट मंथ। मतलब जो हमारा नेट एफडीआई है ये कह रहा है कि जो हमारे यहाँ पर जो एफडीआई है, पहले तो आप भी समझाऊंगा एफडीआई क्या है। एफडीआई आउटफ्लो जो इंडिया से है, ठीक है, वो ज्यादा है एफडीआई इनफ्लो से, एफडीआई इनफ्लो से। एफडीआई आउटफ्लो जो है वो ज्यादा है एफडीआई इनफ्लो से। ठीक है, अब एफडीआई आउटफ्लो की अगर बात करोगे, एफडीआई आउटफ्लो की अगर बात करोगे, एक होता है एफडीआई इनफ्लो। ठीक है, मतलब कि एफडीआई जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा आ रहा है ना, और लेकिन जा जो है बहुत ज्यादा कम रहा है, तो ये है डिफरेंस। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं नेगेटिव एफडीआई। ये तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात भी है। ठीक है, एफडीआई होता है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या कहते हैं इसको? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। याद रहेगा, क्या याद रहेगा? इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो यू विल सी कि भाई सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से आता है या मॉरिशस से आता है। कहां से आता है? या तो सिंगापुर से आएगा या मॉरिशस से आएगा। क्यों? क्योंकि वो डीटीए वाले कंट्री है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाले कंट्री है। ठीक है, तो एफडीआई जो है वो बहुत ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है इनफ्लो की बजाय। ठीक है, तो पहली बात तो ये। अब आइए एफडीआई के बारे में बेसिक बेसिक बातें आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप ये समझो कि एफडीआई है क्या, क्वेश्चन मार्क ये है। देखो, आप ऐसे समझो कि कोई कंपनी है और उसकी इक्विटी होती है 100%। ठीक है, अब वो ब्राउन फील्ड में हो सकती है, ग्रीन फील्ड में हो सकती है। ब्राउन फील्ड का मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो पूरे तरीके से नई नहीं है, वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसमें कोई बाहर का बंदा आया और स्टेक लिया और वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड को आप कुछ इस तरीके से समझो, ग्रीन फील्ड मतलब नया सेटअप बन रहा है। जैसे मान लो गुड़गांव में कोई आईटी हब बन रहा है, नया सेटअप है। मान लो कि अगर आप ब्यावर में कोई बड़ा नया सेटअप बन रहा है, वहां पर विदेशी निवेश आ रहा है, बेंगलुरु में कोई विदेशी निवेश आ रहा है, शुरू से डेवलपमेंट होती है, वो होता है ब्राउन फील्ड। तो याद रखना, एक कौन कौन सा सॉरी ग्रीन फील्ड होता है वो, एक होता है ब्राउन फील्ड और एक होता है ग्रीन फील्ड। दो चीजें क्लियर है, एक होता है ब्राउन फील्ड और एक होता है आपका ग्रीन फील्ड। ठीक है, अब जो एफडीआई है उसमें अगर आप देखोगे तो 10% और मोर, मतलब जब भी कोई इन्वेस्टर 10%, जब भी कोई इन्वेस्टर 10% या 10% से ज्यादा किसी भी ब्राउन फील्ड में या ग्रीन फील्ड में निवेश करेगा, कोई भी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड हो और जो लिस्टेड ना हो, मतलब लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में, तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ के मेरी बात। अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बात जान लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है हमें मेंस में। सीधा सीधा देखो, यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि इसके एफडीआई के आने से कि क्या प्रभाव पड़ता है ना। अगर देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष या पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो, अगर हम पक्ष की बात करें तो देखो, जब भी एफडीआई आएगा तो इसका मतलब
कि जो पूंजी प्रवाह है भारत में, जो पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो जाएगी। पहली बात तो ये कि पूंजी प्रवाह में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो कैपिटल है वो बेसिकली क्या होगा उसमें, जैसे डॉलर्स है मार्केट में, वो डॉलर जो है मार्केट में आ जाएंगे तो पूंजी का निवेश हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, तकनीक आएगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा कि नहीं होगा, टीओटी जिसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स होगा, है ना। तीसरा, यहां पर भारत में रोजगार आएंगे। रोजगार भाई लोकल लेवल पर भी बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारत में लोग जो है बाहर से रहने भी आएंगे। ठीक है। इसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, यहां पर अगर आप देखोगे तो निर्यात में प्रतिस्पर्धा भी आएगी। भारत जो है वो लगातार क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, निर्यात प्रतिस्पर्धा आएगी। हमारे यहां पर जब डॉलर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि जो हमारा भुगतान संतुलन है वो बेहतर हो जाएगा। मतलब जो ट्रेड है वो जो हमारा नेगेटिव चल रहा है वो उतना नेगेटिव नहीं चलेगा। तो हम इन सारे मुद्दों को कह सकते हैं कि हाँ, जब भारत में एफडीआई आएगा उनसे इन चीजों का लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हब्स जो हैं वो डेवलप होंगे। आप दे सकते हैं एग्जांपल, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। साइबर हब कहाँ पर है, गुड़गांव में है। नोएडा जो है वो अलग से इलेक्ट्रॉनिक सिटी है नोएडा। ठीक है। ये सब किस वजह से हो पाया है, बिकॉज बाहर के जो निवेशक है उनका पैसा यहां पर लगा हुआ है। अब इसका विपक्ष देख लेते हैं, विपक्ष में कि भाई क्या क्या यहां पर समस्याएं हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो यहां पर समस्या देखने को मिलता है कि भैया जो लाभ है ना, लाभ जो है उसकी वापसी। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसा है कि भैया जो भी पैसा यहां से जो विदेशी कंपनियां कमाती हैं वो कहां पर भेज देंगी, अपने घर भेज देंगे। जैसे आप जॉब करने आ रहे हो और जॉब कर रहे हो तो यहां से जो पैसा आप कमाओगे अपने घर भेजोगे ना, तो लाभ की जो वापसी है वो आपके घर तक नहीं आएगी, वो आपको बेसिकली आपको दूसरी जगह पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है। ये कंपनियां बड़ी आराम से कर चोरी करती हैं। ठीक है। और एक एग्रीमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, DTAA, दोहरा कराधान समझौता होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा उठाते हैं ये लोग, है ना, और इससे क्या करते हैं, कर बचाव या कर अपवंचन करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। तीसरा और क्या कर सकते हैं साहब ये कर सकते हैं कि जो घरेलू उद्योग हैं, ठीक है, जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उन पर दबाव पड़ेगा। एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दुकान पे खरीदने गए थे सामान? नहीं खरीदने गए ना आप, क्यों? क्योंकि ब्लिंकिट जोमेटो इतना आसानी से अवेलेबल है कि आप लोकल दुकानदार के पास जा ही नहीं रहे हो। चौथा, और क्या इश्यूज हो सकते हैं, जो हमारा विकास है, जो हमारा विकास है वो काफी असमान हो जाएगा। क्षेत्रीय विकास जो है काफी असमान हो जाएगा। मैदान में रहने वाले लोग और पहाड़ों में रहने वाले लोगों में डिफरेंस आएगा। ठीक है। इसके बाद हमेशा यह रहेगा कि बाजार में कहीं ना कहीं एकाधिकार ना हो जाए, एकाधिकार ना हो जाए, यानी कि मोनोपोली है वो किसी तरीके से हो ना जाए। तो ये 5 पॉइंट ये विपक्ष में याद रखिएगा, पक्ष और विपक्ष दोनों याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा था और यही क्वेश्चन जो है यूपीएससी जो है आपसे पूछ लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार देखने हैं। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और बहुत आसान है ये, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि ये बहुत अलग चीज मैंने आपको बताई, बट हाँ सारा खेल जो है ना पॉइंट्स का है। जितना पॉइंट्स आप याद करोगे उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है। जितने पॉइंट्स आप याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितने पॉइंट्स आप रटोगे बार बार उतना अच्छा है, जितना लिखोगे उतना अच्छा है। ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल, कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो 4% इन जनवरी। ये बात बता रहे हैं यहां पर आईआईपी। देखो सबसे पहले तो आईआईपी के बारे में बताता हूं। आईआईपी को इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक कहा जाता है। किसको? आईआईपी को क्या कहेंगे? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहेंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
इस आईआईपी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये बेसिकली आपने देखा होगा 8 कोर इंडस्ट्री, एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था एक बार, क्या पूछा था? 8 कोर इंडस्ट्री, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्री। यूपीएससी ने ये पूछा था कि भाई आरबी इसका कितना रोल है आईआईपी में, तो अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 40.27% रोल है आईआईपी में। कितना? आईआईपी में क्या रोल है? 40.27। एग्जैक्टली यही टर्म यूपीएससी ने पूछा हुआ था वहां पर, याद रहेगा, यही टर्म पूछा हुआ था। तो चलिए, आईआईपी के ऊपर वैसे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए सबसे पहले मैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में बताता हूं। किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन को मापता है कि भाई जो परिवर्तन है, मतलब कितना पहले से ज्यादा हो गया है, कितना पहले से कम हो गया, ये परिवर्तन है। इसको निकाला जाता है सीएसओ के द्वारा, मासिक रूप से निकाला जाता है, और 2011-12 इसका क्या आधार वर्ष। आधार वर्ष क्या होता है? एक ऐसा वित्त वर्ष, आधार वर्ष क्या होता है? एक ऐसा वित्त वर्ष जहां पर वस्तु और सेवाओं के जो दाम है उसमें उतना उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद आती है इसकी 8 कोर इंडस्ट्री जो आईआईपी में है, जिसका जो वेटेज है अगर आप देखना चाहोगे तो इन सबको अगर आप मिला दो तो 40.27 जो है वो टोटल वेटेज इसका बनता है। जैसे 8 उद्योगों में या 8 कोर इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो रिफाइनरी का, यूपीएससी ने इस पर भी सवाल पूछा हुआ है। रिफाइनरी सबसे ज्यादा 28%, बिजली 19%, स्टील 17%, कोयला 10%, कच्चा तेल 8%, प्राकृतिक गैस 6%, सीमेंट 5% और उर्वरक 2%। तो मतलब सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है? वेटेज किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। और सबसे कम वेटेज जो है वो किसका है? फर्टिलाइजर का, यानी कि उर्वरकों का है ना। टोटल हिस्सा कितना है, कौन निकालता है, ये सारी चीजें। भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, यानी कि जो ये बात कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, ठीक है, के तहत आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा इसे संकलित और प्रकाशित किया जाता है। आईआईपी की अलग दो कैटेगरीज हैं, एक सेक्टोरियल बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है, एक यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है। सेक्टोरल बेस्ड क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और माइनिंग जो है उसको लिया जाता है, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखोगे तो यूजर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्राइमरी गुड, कैपिटल गुड, इंटरिम गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है? प्राइमरी गुड का है, ठीक है। ये याद रखना, इसलिए मैंने ये सीधा आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जो वेबसाइट है वहां से उठाया, पीआईबी से उठाया, इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया ताकि आप इसको देखें और आपको ये समझ में आए कि भाई यहां पर बात हो रही है दोनों चीजों की, ठीक है। चलो बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्री में, ये यहां से यहां तक, और ये टोटल वेटेज है। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसके बिहाफ पे दिए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कौन सा दिया है? इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन द हाईएस्ट वेटेज। स्टील का क्या है, कोल का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, फर्टिलाइजर का है। अब हमें ये देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है ना, उनका था, रिफाइनरी उत्पादों का। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का था, तो नो डाउट इसमें ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये देखना है तो आप पीछे देख सकते हो, सबसे ज्यादा रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील का आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज योर करेक्ट आंसर, सी। दूसरा सवाल देखो कि भाई उत्पादन में परिवर्तन को मापता है, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। भाई ये भी मैंने आपको बताया, ये भी मैंने आपको बताया, इसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे 8 प्रमुख उद्योगों में से सबसे अधिक और सबसे कम भार, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था ना, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन यूपीएससी का पीवाईक्यू था, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट को ढूंढो और सबसे कम किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी उर्वरक का है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद अब चलते हैं हम अगले एडिटोरियल पर, और अगला जो एडिटोरियल है वो मेंटल हेल्थ की बात करता है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, आई नो कि सबके पास एक बड़ा मैटर होगा, बड़े इश्यूज होंगे लाइफ में, मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे होंगे। जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बाहर रह रहे हो, अगर बाहर नहीं रह रहे हो या बाहर घर रह रहे हो तो घर परेशान हो कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला अवसाद, अवसाद बोलते हैं इसको हिंदी में। सबसे पहला जो इश्यू है वो तो यही है ना, कि क्या
मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सबसे पहली जो टेंशन है वो ये है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? पहली टेंशन ये है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि सामने वाले का हो गया तो ये खैर मजाक की बात कर रहा हूं मैं, बट टेंशन होती है पैसे की। जब आप बाहर रहते हो तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। अगर फैमिली की स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है तो उस पैसे को अरेंज करने में टाइम लगता है, तो जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है। टेंशन रहती है कि पढ़ने की बहुत सारी, मतलब पैरेलल इश्यूज जो हैं वो आपके चलते रहते हैं। जो लोग ग्रेजुएशन में, उनको जॉब लगने की टेंशन रहती है, किसी को फैमिली को, अपने मतलब फादर को फैमिली पालने के इशू रहते हैं कि भाई इनको पालना है, इनके लिए करना है, बच्चों के लिए जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो भाई फ्रस्ट्रेशन होता है। और एक इशू है आपका सबसे ज़्यादा जो आजकल देखने को मिल रहा है, वो है ओवर वर्किंग। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे सॉरी, जो कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद एमएनसीज में काम कर रहे हैं, और यू विल सी कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है काम करने का। स्पेशली इंजीनियर सुबह से शाम, सुबह से शाम, मतलब ओवर वर्किंग कर रहे हैं। और अब तो ये कि भाई हफ्ते में जो है पर डे जो है आपको 60 घंटे, जैसे एक बार चर्चा हुई थी, जो इन्फोसिस के मालिक हैं उन्होंने बोल दिया था कि 60 घंटे जो है एटलीस्ट काम करना चाहिए सबको हफ्ते में। तो इस टाइप का जो कंपटीशन है वो लगा रहता है। आईटी वाले लोग तो पूरी दिन और रात केवल कॉल पे रहते हैं, ठीक है। इस चीज को लेके मेंटल हेल्थ का क्राइसिस भारत में है। तो यहां पर आइए कुछ मैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के साथ साथ आपको चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे यहां पर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, पहली बात तो इसको जो है समाज रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे मान लो अगर बुखार है, शरीर में कुछ तकलीफ है, उसको रिकॉग्नाइज करता है समाज की, भाई ठीक है इसको वास्तव में कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, दिख रहा है ये बीमार है। लेकिन मेंटल स्टेटस के बारे में आप किसी को बताओगे तो लोग हंसेंगे आप पर। कभी भी समाज या दोस्त या लोग इसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। हालांकि खैर अब सोसाइटी में ज्यादा सेंसिटिविटी आ गई है, तो यहां पर बात इस लेवल पे चल रही है कि भाई किसी भी प्रकार से मेंटल हेल्थ जो है वो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। शरीर एक बार ठीक हो जाएगा, अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ गई तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और जैसे ही आप डिप्रेशन में जाओगे आप ये समझिए कि आपके कई साल बर्बाद हो सकते हैं, है ना। डिप्रेशन की वजह पढ़ाई हो सकती है, सिलेक्शन ना होना हो सकता है, और प्रेमिका भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, और सारे बहुत सारे पर्टिकुलर पैरेलल इश्यूज हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो हमारे यहां पर जो रिपोर्ट है, जो डेटा है, जो एडिटोरियल में कहा है वो ये है कि मोर देन 80% से ज्यादा लोग, 82% से ज्यादा लोग, है ना, जो कि ग्रेजुएशन में है, जो कि ग्रेजुएशन में है, पीजी में है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं, वो अवसाद का सामना कर रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना कर रहे हैं, अत्यधिक तनाव का सामना कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से लगभग लगभग 64% का ये कहना है, 64% का ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित है, गंभीर रूप से प्रभावित है, गंभीर रूप से प्रभावित है। ऐसे ही लगभग जो डेटा एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं कि यहां पर मानसिक विकार जो है वो लगभग लगभग 15% रहते हैं जिनको कि मानसिक विकार हो चुका है, मतलब रोग ही है मानसिक विकार, मानसिक विकार जो है वो उनको हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एडिटोरियल में लिखा हुआ है, ठीक है। और लगभग 16% लोग ऐसे यूजी में, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कॉमा, लगभग लगभग 31% लोग ऐसे जो कि पीजी में है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में है। ऐसे ये वो लोग हैं जो कि आत्महत्या कर चुके हैं। आत्महत्या यानी कि सुसाइडल जो अटेम्प्ट है उन्होंने किया है, उनके सॉरी आत्महत्या करी नहीं है, आत्महत्या का जो विचार है, सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो उनके मन में आएंगे। जैसे एक बच्चा मुझे अभी कुछ दिन पहले मिला था, तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो उसका रिलेशन था लगभग लगभग 12 साल पुराना। तो उसके घर वाले जो है वो नहीं माने कि भाई हम नहीं करवाएंगे शादी, आपको जो करना है वो करिए, ठीक है। उसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया, जबकि वो लड़का ऑलरेडी सर्विस में है। आप सोचिए इस लेवल का हाल चल रहा है देश में। वो लड़का ऑलरेडी सर्विस में है, जॉब में है, गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है, रेलवे में है, लेकिन किसी भी टाइप से उसको घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट, और मे बी रिलीजन भी हो सकता है, मतलब मैंने उसे पूछा नहीं ऐसे, बट आप ये समझिए कि
सोसाइटी में इस कदर तक चीजें हैं। और उस लड़के की मेंटल स्टेटस अगर आप देखोगे तो मतलब वो प्ले आप लगाओ कि 4 दिन बाद उसने 4 दिन पहले सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना। तो क्योंकि 10 साल किसी के साथ आप रहोगे तो सिंपल सी बात है कि एक अटैचमेंट होती है, आपको लगता है कि ये वो जीवन साथी है जिसके साथ मैं जीवन बिता सकता हूँ, लेकिन फिर नहीं मिलता है तो चीजें इस तरीके से खराब हो जाती हैं। आइए कारक बता देता हूं कौन कौन से ऐसे कारण हैं। जैसे यहां पर देखोगे ये सारा का सारा डेटा यहां पर भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब कारण जो है, अच्छा इससे पहले भी और मैं अलग से बता देता हूं कि जैसे हमारे यहां अगर आप देखोगे, हमारे यहां देखोगे चीजों को, हाँ हमारे यहां अगर चीजों को देखोगे दोबारा से, है ना, तो आप पाओगे कि भाई यहां पर जो डेट ये सर्वे है, मेंटल हेल्थ सर्वे जो है ये कहता है कि 10% वयस्क मानसिक विकार से प्रभावित हैं। ट्रीटमेंट गैप 70 से 92%। आप ये सोचो कि जो लोग हैं उनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है, या वो ट्रीटमेंट के लिए जा नहीं रहे हैं कि ठीक है ये कोई बीमारी थोड़ी है टाइप ऐसा, और शहरों में इसका प्रचलन ज्यादा है। एनसीईआरटी ये कहती है कि 11% छात्र चिंता में है, 14% भावनात्मक प्रक्रिया, और मूड स्विंग 43% के हो रहे हैं। इससे होता क्या है, उत्पादकता में कमी आती है, अनुपस्थिति रहती है, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि होती है, और गरीबी और मानसिक तनाव का जो दुष्चक्र है वो लगातार होता रहता है। ठीक है, आइए इनके प्रमुख कारणों पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रभाव तो हमने देख लिए, कॉजेज क्या है। सबसे पहला जो कॉज है वो है अत्यधिक घंटे कार्य करना। सबसे पहला कॉज क्या है, अत्यधिक घंटे कार्य करना। ठीक है, जैसे कि 60+ आवर्स वो वीक में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, तो आप पूरी तरीके से काम के चंगुल में फंस जा रहे हो। कोई भी प्राप्त विश्राम नहीं है, कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिल रहा है, ड्यूटी की उपलब्धता की कमी है। ठीक है, उसके बाद मानसिक समर्थन की कमी। ठीक है, इसके बाद कुछ लोग जो हैं नशीले पदार्थ जो हैं वो भी खाते हैं, एक ये भी हो गया। इसके बाद जो यूजी पीजी के छात्र हैं उनके पास काफी आर्थिक दबाव रहता है। आर्थिक दबाव ये फैमिली के ऊपर भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा तो है ही है, और भेदभाव। भेदभाव कैसे होता है भाई, लड़कियों के साथ लिंग के आधार पर हो सकता है, लड़का है लड़की है। लोगों के साथ जो है समाज के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है। कॉलेजों में रैगिंग हो सकती है। एक फेमस केस मैंने हैदराबाद का आपके साथ पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति के साथ इतनी रैगिंग हुई बिकॉज ही वाज एक्चुअली ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट फैमिली, और उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। बड़ा फेमस केस हुआ था, यूजीसी की गाइडलाइन में उसे एग्जाम्पल के रूप में यूज किया है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या किया है, सबसे पहले नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है सरकार ने चलाया है। दूसरा, सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है, इसके बाद टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया है। आयुष्मान भारत, ठीक है, किरण हेल्पलाइन नंबर कि भाई आप अपनी बात यहां पर कह सकते हो। ठीक है, स्कूली छात्रों के लिए मनोदर्पण, ठीक है, मोबाइल ऐप मानस, और यहां पर आई गॉट दीक्षा सहयोग जो है, ऐसे करके टोटल 8 इनिशिएटिव, इवन हेल्थ लाइन जो मेंटल हेल्थ की गाइडलाइंस है वो भी सरकार ने जारी की है। ठीक है, तो इस लेवल पे सरकार इसके लिए काफी तरीके से चिंतित है, जिससे कि सरकार जो है वो चाहती है कि जो बच्चे हैं वो कैसे भी करके, सारे के सारे बच्चे, क्योंकि देखो बच्चों का जो भविष्य है, जैसे जो भी बच्चे हमारे साथ हैं, ठीक है, ये जो भी बच्चे अभी कहीं 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 न कहीं पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, वो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, और अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप समझिए कि कोई देश, याद रखना,
व्यक्ति से परिवार, परिवारों के बहुत सारे समूह से समाज, समाजों के बहुत सारे समूह से एक क्षेत्र बनता है, और सब क्षेत्रों को, बड़े बड़े क्षेत्रों को मिला देते हैं, और सारे जो है एक आइडेंटिटी के नीचे जब चलते हैं तो उसको कहते हैं भाई ये देश चल गया है। एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। फिर देश जो है, अगर देश गड्ढे में चला जाएगा अगर इस टाइप के इश्यूज हमें देखने को मिले, जहां पर युवा जो है वो बेरोजगार रह गया, अनएम्प्लॉय रह गया, युवा के पास अच्छी पावर नहीं, मतलब पावर तो है लेकिन अच्छी जगह नहीं मिल रही है उसको जो जो अपनी टैलेंट दिखाने की, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, भेदभाव है, बहुत सारी चीजें अगर पैरेलली काम करेंगी, तो जिस विजन से आप भारत को आगे लेके जाना चाह रहे हो कि एक दिन आप अपने आप को विश्व गुरु कहलाओगे, तो उसके लिए बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के आर्टिकल्स जो है लगातार आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक आर्टिकल यहां पर है, इंडिया अ बिग कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल टॉक्सिसिटी बाय पेस्टिसाइड। देखो इसके बारे में मैं बता देता हूं कि अभी क्या हुआ है। एक आपको पता है, एक बड़ी फेमस जर्नल साइंस, एक पत्रिका है जर्नल साइंस। ठीक है, उस पत्रिका को अगर आप देखोगे तो चीन, ब्राजील, अमेरिका और भारत, ठीक है, ये बता रही है कि यहां पर चीन, ब्राजील, अमेरिका और भारत, ये चार ऐसे देश हैं जो कि टेट यानी कि टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी, ये अभी मैं बताऊंगा आपको ये क्या होती है, टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी का लगभग 70% योगदान देते हैं। टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी में 70% का योगदान देते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन की बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में यह बोला गया था कि कीटनाशक के जोखिम को 2030 तक आधा करना है, 50% ये टारगेट था। कहां पर बोला गया था? यूनाइटेड नेशन की बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला गया था, जहां पर यह बोला गया था कि 50% जो है वो क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है? 50% क्या करना है? रिड्यूस करना है। किस चीज को? पेस्टिसाइड को, केमिकल फर्टिलाइजर को 2030 तक। लेकिन ये जनरल साइंस की जो पत्रिका है, जो ये आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि ये समय के साथ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। बढ़ा है, कम नहीं हुआ, ये कहना है इनका। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो टेट है क्या एग्जैक्टली, अगर मैं बताऊं आपको कि व्हाट इज टेट, व्हाट इज टेट, तो टेट है बेसिकली आपकी टॉक्सिसिटी, मतलब उपयोग की गई कीटनाशक की मात्रा फसलों में। ठीक है, पहला ये उपयोग की गई कीटनाशक की मात्रा। ठीक है, दूसरा उनकी विषाक्तता, कितना ज्यादा वो टॉक्सिक है, उनकी विषाक्तता। ठीक है, तीसरा गैर प्रजातियों, गैर जो प्रजातियां हैं, ठीक है, नॉन जो टारगेट स्पीसीज है, उस पर उनका, गैर लक्षित प्रजातियों पर प्रभाव जो है, प्रभाव क्या पड़ेगा, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है? टेट बनता है, टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी। मतलब कि भाई जो भी आपने कीटनाशक की मात्रा का उपयोग किया है वो कितनी ज्यादा विषाक्त है, कितनी ज्यादा टॉक्सिक है, और उस टॉक्सिसिटी से कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है उन प्रजातियों पर, उन गैर प्रजातियों पर जो कि आपने लक्षित नहीं की है, इसको हम कहते हैं टेट। ठीक है, मतलब ये केवल कीटनाशक कितना उपयोग हुआ ये नहीं है, ये बताता है कि कीटनाशक कितना उपयोगी हुआ है, ये नहीं बताता है केवल, ये साथ में ये बताता है कि इस कीटनाशक की वजह से पारिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कितना ज्यादा हानिकारक है, उसकी बात यहां पर ये चल रही है। ठीक है, तो यहां पर भारत भी अग्रणी जो है वो पाया गया है। तो अध्ययन में क्या क्या पता लगता है, आइए इस चीज पर भी चर्चा करते हैं। जैसे अध्ययन में यह पता लगता है सबसे पहला कि इसका जो पर्यावरणीय प्रभाव है, पर्यावरणीय प्रभाव,
ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव। सबसे पहले कि जो लोकल, स्थलीय या स्थानीय प्रभाव, भाई ऐसे लोकल कीट होते हैं हर जगह के लोकल कहीं ना कहीं कीट होते हैं, वो परागण भी करते हैं, पॉलिनेशन होता है, उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, प्रभाव क्या है, पॉलिनेशन पर प्रभाव डालता है और कीटों की संख्या को क्या कर देता है, टॉक्सिसिटी बढ़ाकर खत्म कर देता है। एक ये है। ठीक है, दूसरा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की जो उर्वरता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, मिट्टी के जीवों को क्या कर देता है, खत्म होता है। तो इससे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चौथा कि यही यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है, यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है, जिससे आगे अगर आप देखोगे तालाब में जो मछलियां हैं वो तक मर जाती हैं, जो फिशेज हैं वो तक इससे जो है मर जाती हैं। तो ओवरऑल संकट क्या है, संकट इसके बाद और क्या आएगा भाई, इन ओवरऑल चीजों को मिला दोगे तो क्या फूड चेन जो है हमारी, जो हमारा फूड है, जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना। क्या हमारे जल और मिट्टी पर प्रदूषण होगा, नहीं बिल्कुल होगा। उर्वरकता कम हो जाएगी तो उत्पादन में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी, जैव विविधता में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली योगदान किसका है, सबसे बड़ा योगदान है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। हरियाणा और पंजाब में इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो चुकी है, स्पेशली जमीन को देखें तो यहां से कैंसर के जो रोगी हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सारे नए इन्वेसिव स्पीसीज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, जो कि पूरी लोकल या स्थानीय चीजों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो कीटनाशक, अवशेष, भोजन, जल, वायु, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल विकार, हार्मोनल असंतुलन का जो है खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो यहां पर अब ओवरऑल ये किसका प्रभाव पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा प्रभाव किसानों पर, यहां पर पड़ेगा प्रभाव किसानों पर। जैसे अगर लिखना है तो कैसे, व्यापक संदर्भ में, कि भाई सबसे पहला यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ पर्टिकुलर स्टेट ही डेवलप हो पाए। जैसे अगर आप देखोगे तो हरियाणा डेवलप हो पाया, पंजाब डेवलप हो पाया और वेस्टर्न यूपी डेवलप हो पाया। उतनी टॉक्सिसिटी अब यहां पर देखने को मिल रही है, जमीन में, कीटों में, जो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन में, एक तो हमें उच्च उत्पादकता चाहिए थी, उच्च उत्पादकता चाहिए थी, प्लस इसमें जो हमारी रासायनिक निर्भरता है, रासायनिक निर्भरता, वो हमारी बहुत ज्यादा उच्च थी। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे मृदा क्षरण होना शुरू हुआ, मृदा का जो डिप्लीशन है वो शुरू होता है, और ओवरऑल इससे हुआ क्या कि किसानों पर संकट आया। संकट कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म में और ज्यादा इश्यूज हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा ये जो नाम ले रहे हैं, दूसरा ये बता रहे हैं जो इसमें, दैट इज जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है साहब, जो कीट हैं, है ना, कीटों की नई प्रजातियां जो है वो जन्म ले रही हैं। कैसे, जैसे इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज जो है यहां पर बन रही है। क्या बन रही है, इन्वेसिव स्पीसीज यहां पर बन रही है। और क्यों, क्योंकि हमारी आज भी ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों पर हमारी जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, और इससे ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, इससे ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बड़ों पर, है ना। इनफर्टिलिटी देखोगे आप लोगों में बड़ी आसान है आजकल। तो दूषित भोजन, दूषित वायु और दूषित जल ये मिलेगा आपको। इसके अलावा कैंसर, न्यूरोलॉजिकल विकार और हार्मोनल इंबैलेंस मिलेंगे। इनफर्टिलिटी देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों में आईवीएफ करा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या दिया इन्होंने, सॉल्यूशन बताया है। सॉल्यूशन देखो, अब तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है जैविक खेती।
सुभाष पालेकर का बड़ा फेमस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। यहां पर कीटनाशक जो है उसका उपयोग बंद करो, उपयोग नहीं होना चाहिए, है ना। फर्टिलाइजर अगर आप देखोगे तो आजकल लिक्विड नैनो यूरिया आ रहा है, सरकार ने इसके लिए नीम कोटेड यूरिया भी यूज किया है, नीम कोटेड यूरिया भी सरकार ने बनाया है, ठीक है। और क्या करें, किसानों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, ठीक है। इसके अलावा जो भी नीति बनाए वो 2023-30 की जो हमारी जैव विविधता नीति है उसके अनुरूप बनाए, के अनुरूप नीति निर्माण होना चाहिए, ये बनाना चाहिए, ठीक है। किसान को जागरूकता होनी चाहिए, है ना। और लॉ जो है और यहां पर जो दायित्व है वो बहुत एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कानून और दायित्व जो है वो स्पष्ट होने चाहिए कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो आपके ऊपर ये जो है कहीं ना कहीं पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो ये एडिटोरियल, ये जो आर्टिकल है आपको बड़ा काम आने वाला है। इन्वायरमेंट में और ज्योग्राफी में यहां से सवाल देखने को मिले, स्पेशली इन्वायरमेंट में यहां से सवाल देखने को मिल जाते हैं। इन्वायरमेंट का इंपैक्ट देखने को मिलता है कि इन्वायरमेंट पर इन चीजों का क्या क्या इंपैक्ट है, ठीक है। तो ये रहा आज का डिस्कशन, जहां पर हमने बेसिकली 5 आर्टिकल्स को डिस्कस किया, जिसमें सबसे काम का मैं बता रहा हूं कि प्रीलिम्स के लिए जो सबसे काम का है दैट इज आईआईपी, कि आईआईपी के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये जो टॉक्सिसिटी वाला है, मेंटल हेल्थ, इस पे बिल्कुल, और एफडीआई, इस पे तो एफडीआई पे तो सवाल पूछा जा चुका है, यूपीएससी इस टाइप के सवाल जो आपसे पूछ रही है। आप एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो ये लास्ट आर्टिकल हमने किया और मान लो इस पे सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन ऑथेंटिसिटी क्या है, जर्नल साइंस में, है ना, प्रकाशित पत्रिका, इस पत्रिका के अनुसार ये कहते हुए अपनी बात को लिखोगे ना, यू विल गेट मोर मार्क्स, है ना। ऑथेंटिसिटी आती है सब चीजें लिखने से, और ये छपा भी है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिए, इस तरीके से करते रहिए। तो लगातार हम ऐसे ही सेशंस में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी बच्चे हैं राज आईएएस के इस चैनल को आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि करंट अफेयर का, परिक्रमा 365 का जो फायदा है वो सभी तक पहुंचे। थैंक यू सो मच एवरीवन।